उसके बारे में व्याख्या करनी है आपको, और उसकी आज के समय, वर्तमान समय में, वर्तमान दुनिया में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उसकी वास्तविकता है, क्या वो कितना सही है कितना गलत, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जो आपके सामने रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत है उसके बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, काफी बार आपके सामने अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चों से अनुरोध है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की बात करें, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र और नेक था। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो रूसो ने क्या कहा, जब मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया, जब मनुष्य की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी जो वे प्राणी कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य भी आम जानवर, क्योंकि आम जो वस्तु है या आम जो जीव जंतुओं की जैसा था। आज आपके सामने कभी हाथी को आपने कोई अपना घर बनाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। शेर को परसों के लिए भोजन करते हुए देखा है कि परसों के लिए शिकार करूंगा? नहीं करता हो। चिड़िया को आपके सामने कभी देखा है कि वो आपके सामने पूरा एकदम परिवार रिश्ते नाते के लिए धन जोड़ रही है? कभी देखा उसको ऐसा कि भाई परसों के लिए अनाज इकट्ठा कर देती हूँ? नहीं करते। तो यही चीज आपके सामने रूसो ने भी कहा। रूसो ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत, उसमें क्या कहा, मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था, जिस अवस्था में उसने जन्म लिया, जिस अवस्था में वो जो उसकी आरंभिक अवस्था थी, जिस समय वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, भोजन के लिए प्रयास करता था और आराम से जीवन जीता था, उस समय उसके विचार स्वतंत्र और नेक थे। कैसा था? उसके जीवन में कोई भी कुपित विचार नहीं थे, कोई गलत विचार नहीं थे, ना धन संग्रह का कोई विचार था, ना सत्ता और राजनीति का कोई उसके अंदर विचार था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन निजी संपत्ति और समाज के विकास ने उसे भ्रष्ट कर दिया। और क्या आपके सामने उसका ज्यादा से ज्यादा पैसों को कमाने का, अपने जो निजी संपत्ति उसको इकट्ठा करने का और जो समाज में विकास करने का जो सिद्धांत है, उसने उसको क्या कर दिया, एकदम भ्रष्ट बना दिया। समझ में आ गया? इस दुर्दशा से बचने के लिए भाई, आपको पता आज के समय बड़े बड़े घरों में लड़ाई होती है, खूब पैसे वाले लोग घरों में आपने खूब लड़ाइयां सुनी, कोर्ट तक मामले जाते हुए सुने हुए। आप सुनते हो कि उसने उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, उसने अपनी माता को मारा, उसने पिताजी को मार दिया। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए, धन दौलत के लिए लड़ाइयां देखने को मिलती है। यही है, निजी संपत्ति और समाज के विकास ने क्या कर दिया, इस पूरी दुनिया को भ्रष्ट और आपके सामने क्या कर दिया, जो नैतिक रूप से खोखला कर दिया। इस दुर्दशा से बचने के लिए आपके सामने व्यक्तियों को एक सामाजिक अनुबंध दिया। उन्होंने क्या कहा, अगर हमारे समाज में एक सिद्धांत दिया उन्होंने, अगर हमारे समाज में नैतिकता को बचाए रखना है, इस भ्रष्ट जो राजनीति दिखाई पड़ती है, हमारे जो विचारों में अनैतिकता दिखाई पड़ती है, अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। इस अनुबंध के तहत उन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रता समुदाय को समर्पित कर दे। नाम क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल मतलब सामाजिक अनुबंध, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपनी जितनी उसके अंदर स्वतंत्रताएं हैं, जितनी जो विचार हैं, वो कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना क्या कर दे, सारी की सारी को समाज या समुदाय को सौंपने का काम करते हैं। अच्छा, कैसे सौंपेगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और बदले में सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन होते हुए आपके सामने एक सच्चे नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करे। साथ में क्या करेगा, इसके बदले में वो क्या कर सकता है, एक सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन रहते हुए एक नागरिक के रूप में उसको क्या कर सकता है, सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। मतलब वो जो सभी लोगों की जो इच्छा है, उन्होंने क्या कहा, जैसे आपके सामने मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, आपके सामने काफी लोगों का विचार है कि हमारे गांव में क्या एक अच्छी सड़क बननी चाहिए। समझ में आएगा? और इसको लेकर अपन क्या करेंगे, आपके सामने मंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्री आपके सामने उसके पास जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है ना, सड़क टूटी हुई है, तो उसमें से 20 लोग है, उसमें से क्या 5 लोग कहेंगे अरे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होने वाला, और 15 लोग क्या कह रहे हैं आपके सामने कि हमें जाना चाहिए, क्या पता इस चीज का समाधान निकल सके। ऐसा होता ना आपके सामने। तो यही आपके सामने जो विचारधारा, आपके सामने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत कहता है कि इन 5 लोगों को भी इन 15 लोगों की बात मान लेनी चाहिए, इनको भी अपने जो विचार है वो इन 15 लोगों के साथ कर लेने चाहिए। अपने विचार जो बहुसंख्यक के जो लोग कहें वही काम कर दो आपके साथ। एक नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता और सामान्य इच्छा हमेशा सामूहिक हित के प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पूरे समाज के लोग जो विचार करें,
पूरे समाज के लोग, जितने ज्यादा लोग आपके सामने आपके विचारों से सहमत हो, उसी इच्छा को मान लो, उसी बात को मान लो, वही उसी से क्या हो सकता है, ये समाज है वो नैतिकतापूर्ण रहेगा और समाज है वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार से बचेगा। इन सब चीजों की जो आधुनिक प्रासंगिकता, मतलब आज के समय इन सब चीजों का क्या महत्व है। पहला है लोकतांत्रिक संप्रभुता। रूसो का जो सिद्धांत है उसने लोकतांत्रिक संप्रभु, जनता की सर्वोच्चता और लोकप्रिय शासन को आधार माना। मतलब रूसो का जो सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, इसने क्या किया आपके सामने, लोकतांत्रिक संप्रभुता मतलब जनता की सर्वोच्चता के बारे में बात की। मतलब जनता का जो फैसला है वो सब में लागू होगा। लोकतंत्र में भी यही कहता है कि बहुसंख्यक के लोग जो बात कह दे उसी को मान लो। यही चीज आपके सामने इनके सिद्धांत में देखने को मिलती है। ये भी यही कहते हैं कि जो सारी जनता बात करे उसी को मान लेना चाहिए। और उनका सिद्धांत है वो लोकप्रिय शासन की बात करता है। मतलब भाई कोई लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, जिस पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें आ जाती है वही आपके साथ शासन में आ जाता ना। तो यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी सिद्धांत है। जो लोग जितना ज्यादा आपके सामने सत्ता में हो, जो जितनी ज्यादा संख्या में हो, उसी को क्या बना दो, लोकप्रिय शासन बना दो, उसी को सत्ता में लेकर आ जाओ। इनका सिद्धांत क्या किसकी बात करता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। उनके विचार प्रत्यक्ष लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी की महत्व पे जोर देते हैं। ये कुछ पहले उन विचारकों में से थे जिन्होंने लोकतंत्र की बात कही। उन्होंने क्या कहा, अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है, मतलब इनडायरेक्टली लोकतंत्र लागू करने की बात की। भाई लोकतंत्र कैसे होगा, 5 लोगों ने भी अपने विचार रखे और 15 लोगों ने भी अपने विचार सबने रखे। हो सकता है 5 लोगों के विचार असहमति हो, 15 लोगों के विचार से असहमति रख सकते हैं आपके सामने, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उनकी भी भागीदारी थी ना आपके सामने। तो यही बात इन्होंने कही। इनके द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कही गई और हर व्यक्ति है, हर नागरिक की भागीदारी इनके विचार में देखने को मिलती है। तब तक आपके सामने जो ये लोकतंत्र जैसी चीजें वो देखने को नहीं मिली थी जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अगले वाला पॉइंट है सामूहिक हित। सामान्य इच्छा की अवधारणा व्यक्तिगत हितों से ऊपर सामुदायिक हितों को प्राथमिकता देती है। मतलब आपके सामने अगर अपन विस्तार से पढ़ें, जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये किस चीज पर काम करता है, कोई भी व्यक्ति है उसको अपने खुद के जो अधिकार हैं, जो हम बोलते हैं ना अपने मौलिक अधिकार, तो इन्होंने यही कहा कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, अपने सामुदायिक हित, मतलब सारी जनता की जो बात है उसको मानना चाहिए, उसको इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। जो कल्याणकारी राज्य और सामूहिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रासंगिक है, और इस किसकी बात करते हैं, यही बात हमारे राज्य का जो नीति निर्देश तंत्र उसमें कही गई है कि किस तरीके से आप एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करते हैं। तो यही बात है, इस प्रकार अगर सभी लोग अपने समाज के बारे में, सभी लोगों की भावनाओं के बारे में समझने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कल्याणकारी राज्य उसका निर्माण हो जाएगा। साथ के साथ सभी लोगों के अधिकारों का जो सिद्धांत है वो भी इस चीज से क्या होता है, एकदम वास्तविक लगता है और सार्थक लगता है और प्रासंगिक लगता है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद की सामूहिक पहचान को बढ़ावा देता है। मतलब इनके द्वारा जो विचार रखे गए ये हमारे किस बात को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रवाद की, और सभी लोगों को एकजुट रहने की जो भावना है उसको बढ़ावा देने का बात करते हैं। हालांकि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसमें अस्पष्टता और अल्पसंख्यकों अधिकारों के प्रति संभावित उदासीनता है। अगर इस विचार की आलोचना की बात करें, सबसे बड़ी आलोचना यही है कि सिद्धांत किसकी बात करता है आपके सामने, सबसे पहले तो जो लोगों की इच्छा है ना, सामान्य इच्छा, वो मतलब समुदाय की इच्छा किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने विस्तार से नहीं बताया। समझ में आ गया। तो ये जो सामान्य इच्छा का विचार, इसमें इन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई जो बहुसंख्यक में लोग कहे वही कर लो, लेकिन हो सकता है बहुसंख्यक लोग गलत भी बात कह दें, हो सकता है ना भाई बहुसंख्यक। अब एक बात बताओ, 50 लोग मिलकर किसी 10 लोगों की बातों को क्या कर रहे हैं, एकदम नकार दे रहे हैं, वो 10 लोग हो सकता है एकदम सही बात कह रहे हो, तो उनकी तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा उनकी बात को उनके सिद्धांत के अनुसार। तो यही है, सामान्य इच्छा सही गलत किस प्रकार से होगी उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। साथ के साथ अल्पसंख्यक अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो, उसका विचार हो सकता है, उसका विचार, वो 5 लोग थे, हो सकता है उनका विचार है वो कम लोगों के बीच में पॉपुलर है, कम लोग उसको अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसका भी तो कुछ ना कुछ महत्व है। हो सकता है वो आपके सामने कहें कि जो आपके सामने जो ये सड़क फूटी हुई है, इसमें जो आपके सामने जो ठेकेदार है उसको बुलाओ आप और उससे भी ठीक करवा सकते हो सकता है ये विचार भी देखने को मिले आपके सामने।
तो अल्पसंख्यकों को विचारों को पूर्ण रूप से दरकिनार करने की बात करता है, और ये सबसे ज्यादा क्या उसकी कमजोरी है इस सिद्धांत की। फिर भी आपके सामने जो रूसो का जो विचार है, ये आधुनिक जो आज के समय का जो लोकतंत्र है उसकी इसने क्या की थी, उसमें से उसकी इसने नींव रखने का कार्य किया था। तो ये था आपके सामने जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उससे संबंधित मैं आपके सामने कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं अपन यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। आपको एक पीडीएफ है फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो आप सबसे डिस्काउंट में, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो। तो अब अपन पढ़ेंगे आपके सामने यूनिट नंबर 3 के बारे में, यूटिलिटरिज्म और मार्क्सिज्म के बारे में। क्या होता है आपके सामने, मार्क्सिज्म के क्या सिद्धांत हैं, मार्क्स के क्या सिद्धांत हैं, और आपके सामने जो उपयोगितावाद का क्या सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो पहला प्रश्न इसमें, जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का समालोचनात्मक अध्ययन करना आपको, मतलब जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत बताया, उसके क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, उसका आपका समालोचना, मतलब समालोचनात्मक अध्ययन होता है। देखो, प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीके होते हैं, उनको अभी आपको समझना जरूरी होता है कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा समालोचनात्मक अध्ययन, मतलब आपको उसकी अच्छाई भी बतानी है और उसमें कमियां दोनों गिनानी है, उसी को समालोचनात्मक अध्ययन भी बोला जाता है। एक होता है विस्तृत अध्ययन करना, विस्तृत अध्ययन मतलब उसकी सारी अच्छाइयों के बारे में बताना है, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें। समालोचनात्मक अध्ययन मतलब दोनों की बतानी, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों चीजों के बारे में बात करनी। तो क्या था जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ते हैं। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद को एक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया। मतलब जेरेमी बेंथम ने क्या बताया कि उपयोगितावाद है वो एक नैतिक व राजनीतिक सिद्धांत है, मतलब जिसमें राजनीति की भी बात होती है, हमारे समाज के अंदर जो राजनीति के अंदर नैतिकता की, एक व्यक्ति है उसको, एक नेता होता है उसको किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में भी बात की गई है। उनका केंद्रीय विचार है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, आपके सामने सुख की अनुमति हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख है वो प्राप्त हो सके। किसके माध्यम से, कोई भी सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई जाए, सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जाए, सरकार के द्वारा अगर कोई कानून का निर्माण किया जाए, तो उस कानून बनाने की जो प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो सके, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के नाम से जाना जाता है। और यही बात किसमें कही गई है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया तब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सॉरी तंत्र नहीं तत्व है, उसके अंदर आपके सामने इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। जेरेमी बेंथम ने कहा कोई भी कार्य, नीति या कानून तभी नैतिक रूप से सही है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख उत्पन्न कर सके। देखो, संसार का एक नियम है कि आप कोई भी नीति का निर्माण कर लो, चाहे कोई कानून का निर्माण कर लो या फिर कोई भी कार्य कर लो, चाहे कितना भी सही हो, अगर वो 100% आपने जीवन में अपना लगाया और सही किया है, तभी भी आप सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हो, कोई भी नीति का निर्माण करो, कोई भी कार्य का निर्माण करो, तो उससे ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। समझ में आ गया आपके सामने, सभी लोगों को आप जीवन में खुशी नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वजह से, उस नीति व कानून की वजह से लोगों को सुख पहुंचे, या फिर उनको जो जरूरत थी उस चीज की वो आपको सामने मिल सके, ये हम जरूर ट्राई कर सकते हैं, ये हम जरूर प्रयास कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिल सके। और यही बात आपके सामने जेरेमी बेंथम के द्वारा भी कही गई। उन्होंने सुख को मात्रात्मक माना। अच्छा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुख को भी नाप तोल दिया कि भाई सुख की मात्रात्मक क्या होता है, कोई भी चीज को मात्रा में नापते हो। जैसे आपने कहा कि चीनी 10 किलो है, पानी आपके सामने 5 लीटर, ऐसे इन्होंने, क्या भावनाओं को कभी नापा जा सकता है? क्या आपको कभी पता चला कि भाई मेरे को तो आज भाई 5 किलो गुस्सा आया था, ऐसे आपने कभी सोचा?